हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मादा जनन तंत्र और युग्मक जनन से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट वेट इज़ अप्रॉक्सीमेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान लगभग ब्रेस्ट का वजन कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 200 से 300 ग्राम, दूसरा है 500 से 400 ग्राम, तीसरा है 1000 ग्राम और चौथा है 600 ग्राम। तो आपको मैं बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान लगभग ब्रेस्ट का जो वजन है वो 200 से 300 ग्राम होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये ऐसा हार्मोन्स है जो कि ब्रेस्ट के प्रोलिफरेशन यानी कि प्रसार के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट स्टोर मिल्क, यानी कि स्तन का कौन सा भाग दुग्ध को संग्रह करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एल्वेलाई, दूसरा है अम्पुला, तीसरा है निप्पल और चौथा है एरियोला। तो आपको मैं बता दूं कि स्तन का एम्पुला वाला भाग है जो कि दूध का संग्रह करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो आइए मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूं कि एम्पुला वाला भाग कहाँ पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं निप्पल। तो ये तो हुआ निप्पल। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं एरियोला। और इसी वाले भाग पर जो लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं वे सभी ओपन होते हैं और ये सभी आगे जाकर आप देखेंगे एल्वेलाई में जाकर खुलते हैं। तो ये एल्वेलाई जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो आप फिगर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो ये जो एल्वेलाई होते हैं गुच्छों में गोल गोल रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एल्वेलाई। और ये हो गए एल्वेलाई के लोब्स। और ये जो एल्वेलाई के लोब्स हैं इनकी संख्या एक से अधिक होती है, इनकी संख्या लगभग होती है 15 से 20। और ये जो डक्ट होती है, ठीक है ना, तो ये डक्ट का ये जो फुला हुआ भाग होता है इसी भाग को हम बोलते हैं एम्पुला। आप फिगर में लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो डक्ट ओपन होती है इनकी संख्या भी लगभग 15 से 20 होती है। तो डक्ट का यही जो फुला हुआ भाग है एम्पुला, इसी भाग में दूध का संग्रह होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अप्रॉक्सीमेट ओव्यूम रिलीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, यानी कि प्रजनन अवधि के दौरान अनुमानित डिम्ब रिलीज होते हैं। आपके ऑप्शन है 400, 300, 600 और 1000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो प्रजनन अवधि होती है उस प्रजनन अवधि में कितने ओव्यूम रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा 400। यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ और उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक ड्यूरेशन में जो गर्ल्स बेबी होती है यानी कि गर्ल फीटस होती है, उसमें लगभग 7 मिलियन ओवम होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो फीमेल फीटस होता है उसमें लगभग 7 मिलियन ओव्यूम होते हैं। लेकिन जब फीमेल फीटस का बर्थ हो जाए, यानी कि जब फीमेल जो होती है वो जन्म ले लेती है, तो उस समय उसमें ओवम जो बनते हैं वो होते हैं लगभग 2 मिलियन। अब जब इसका प्यूबर्टी आता है, यानी कि जब इसका यौना अवस्था आता है, तो उस समय तक लगभग इसके पास 4 लाख ओव्यूम ही रह जाते हैं। और इन 4 लाख से केवल 400 ही ओव्यूलेट होते हैं, यानी कि ओवम रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था 400 था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओव्यूलेशन ऑकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि किसके बनने के बाद अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राथमिक oocyte, उगोनिया, सेकेंडरी oocyte और ग्राफियन फोल्किल। आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocytes के बाद ही ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जर्म सेल पाए जाते हैं और जिसमें कि माइटोसिस होता है। तो फीमेल की केस में बात करें, जब माइटोसिस होता है तो बनता है प्राइमरी oocyte। तो ये जो पीरियड है, यानी कि प्राइमरी oocyte बनने तक का जो पीरियड है, ये पीरियड है प्यूबर्टी तक का, यानी कि यौनावस्था तक का।
अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मियोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte से बनते हैं आपके सेकेंडरी oocytes, और दूसरा बनता है पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocytes, और क्या बनेगा, पोलर बॉडी। आप लोगों ने गैमेटोजेनेसिस में ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है ना, तो अब इसका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ओवम बनने की जो पूरी प्रोसीजर है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पूरा प्रोसीजर समझा, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं oogenesis, यानी कि ओवम बनने की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं oogenesis। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि प्राइमरी oocytes के पहले बनता है ऊगोनिया। क्या बनता है, ऊगोनिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूम ऑकर, यानी कि ओवम की अंतिम परिपक्वता होती है। यानी कि ओवम कब मैच्योर होता है, आपके ऑप्शन है, पहला है निषेचन के बाद, दूसरा है निषेचन के पहले, तीसरा है ओव्यूलेशन के बाद, और चौथा है ओव्यूलेशन से पहले। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कूपर्स लिगामेंट फाउंड इन, यानी कि कूपर के लिगामेंट पाए जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है स्तन, और चौथा है मूत्राशय। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, स्तन, यानी कि ब्रेस्ट। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। तो ये जैसा है ब्रेस्ट, तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था। ऊपर की ओर आप देखेंगे कि फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको फैटी टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब इन फैट टिश्यूओं के बीच आपको एक लिगामेंट देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे कूपर लिगामेंट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि इस वाले आप भाग पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक मसल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोडिस मसल्स। वहीं बात करें हम आपके ऑप्शन अंडाशय और गर्भाशय की, यानी कि ओवरी और यूटेरस की, तो यहाँ पर लिगामेंट जो पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात हुई है कूपर लिगामेंट्स की, तो ये कूपर लिगामेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, स्तन में पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइफ स्पैन ऑफ ओव्यूम इज, यानी कि अंडाणु का जीवन काल है। आपका पहला ऑप्शन है 48 घंटे, दूसरा है 24 से 48 घंटे, तीसरा है 12 से 24 घंटे, और चौथा है 32 से 36 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, 12 से लेकर 24 घंटे। तो यदि हम बात करें ओवम के लाइफ स्पैन की, यानी कि इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल होता है 12 से 24 घंटे, 12 टू 24 आवर। अगर इस दौरान ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, यानी कि एक परिपक्व डिम के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ओव्यूलेशन, दूसरा है उफोरिया, तीसरा है oogenesis, और चौथा है oocyte। तो इसका आंसर अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, oogenesis, यानी कि एक परिपक्व डिम्ब के विकास की प्रक्रिया को हम कहते हैं oogenesis। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि oogenesis और ओव्यूलेशन में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, oogenesis का मतलब होता है ओवम के बनने की प्रक्रिया, और ओव्यूलेशन क्या होता क्या है कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक करता है और उससे जब ओवा रिलीज होता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि एक परिपक्व डिम के विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं oogenesis। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम गैमेटोजेनेसिस से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं, उन सभी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।